Hello and welcome back to the Medical Girl. In this video, we are going to discuss about BP 807 ET Computer Aided Drug Design Unit 1 Part 1 Introduction to the Drug Discovery and Development. So let's begin. In the past, most drugs have been discovered either by identifying the active ingredient from the traditional remedies or by सेरेंडिपिटस डिस्कवरी। तो पुराने टाइम पे क्या होता था कि जो ड्रग्स होती थी वो या तो हम एक्टिव इंग्रेडिएंट को आइडेंटिफाई कर लेते थे पुरानी रेमेडीज से या फिर बाय चांस डिस्कवरी हो जाती थी। बट आज के टाइम पे वी नो डिजीज़ आर कंट्रोल्ड एट मॉलिक्यूलर लेवल। हम डिजीज़ को मॉलिक्यूलर लेवल पे ही कंट्रोल कर लेते हैं और फिजियोलॉजिकल लेवल पे। Also, shape of a molecule at atomic level is well understood. जो शेप होती है मॉलिक्यूल की भी एटॉमिक लेवल पे उसके बारे में भी हमको आइडिया रहता है। Now let's have a look at the history. प्री 1919 यानी कि 1919 से पहले हर्बल ड्रग्स और सेरेंडिपिटस डिस्कवरीज होती थी। 1920-30 में विटामिन और वैक्सीन्स, 40 में एंटीबायोटिक्स एरा R&D boost due to World War II. Then 1950 में न्यू टेक्नोलॉजी एंड डिस्कवरी ऑफ DNA. 1960 में ब्रेक थ्रू इन ईटियोलॉजी. 70 में राइज इन बायोटेक्नोलॉजी एंड यूज ऑफ IT. 18 में कमर्शलाइजेशन ऑफ ड्रग डिस्कवरी एंड कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री एंड 19 में रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन। देन जो ड्रग डिस्कवरी होती है ये एक प्रोसेस होता है जो स्टार्ट होता है विद द आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिजीज़। इट स्टार्ट्स विद द आइडेंटिफिकेशन ऑफ disease and therapeutic target of interest, and it includes methodology, assay development, lead optimization, lead identification and characterization, in vitro formulation and animal pharmacological studies, pharmacokinetics, safety studies in animals, clinical trials in the humans. Now let's have a look at stages of drug discovery and development. The first step for drug discovery is disease selection. ठीक है, तो सबसे पहले हमें डिजीज़ चूज़ करना होता है। तो बहुत ज़रूरी है हमें डिजीज़ पे ध्यान देना जब हमें ड्रग बनानी है। जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ है वो कंसिडर करती हैं इकोनॉमिक और मेडिकल फैक्टर्स को, और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है उनको रिसर्च के लिए और डेवलपमेंट के लिए ड्रग्स की। तो बहुत ज़्यादा रिसर्च जो है वो एलिमेंट्स पे हो रही है, जैसे कि माइग्रेन, डिप्रेशन, अल्सर, ओबेसिटी, फ्लू, कैंसर, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, और कम रिसर्च हो रही है ट्रॉपिकल डिजीज़ ऑफ द डेवलपिंग वर्ल्ड पे। और जब ये डिजीज़ बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करने लग जाते हैं रिचेस्ट कंट्री में, तब फार्मास्यूटिकल कंपनीज बैठती हैं और नोटिस लेती है। जैसे कि एक बारी देखा गया था इंक्रीज़ एंटी मलेरियल रिसर्च में, क्योंकि इंक्रीज़ हुआ था टूरिज़्म ज़्यादा एक्जॉटिक कंट्रीज़ को, और इस वजह से मलेरिया जो था वो साउथर्न स्टेट ऑफ USA में फैल गया था। द सेकेंड स्टेप इज़ ड्रग टारगेट सिलेक्शन. Once the therapeutic area has been identified, the next stage is to identify a suitable target. मतलब एक बारी हमको therapeutic area पता चल गया है तो हमको अब टारगेट का पता लगाना है, जो कि कोई रिसेप्टर हो सकता है, एंजाइम हो सकता है, या न्यूक्लिक एसिड हो सकता है। इसके लिए हमको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए किसकी, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स की, जो इन्वॉल्व होते हैं डिजीज़ में। तो इससे जो मेडिसिनल केमिस्ट होते हैं उन्हें पता लग जाता है कि वो एगोनिस्ट है या एंटागोनिस्ट है पर्टिकुलर रिसेप्टर के लिए, या जो इनहिबिटर है उसे किस पर्टिकुलर एंजाइम के लिए बनाना है। जैसे कि जो एंटागोनिस्ट है सेरोटोनिन रिसेप्टर का, वो यूज़फुल होता है ट्रीट करने के लिए माइग्रेन, लेकिन जो एंटागोनिस्ट है डोपामीन का, वो ट्रीट करता है डिप्रेशन को, इसलिए हम उसे एंटी डिप्रेसेंट की तरह यूज़ करते हैं। देन इसी में ही नेक्स्ट होता है डिस्कवरी ऑफ द ड्रग टारगेट। कोई भी ड्रग या फिर पॉइजन जो है अगर वो एक बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट शो करती है तो उसके लिए एक मॉलिक्यूलर टारगेट होगा बॉडी में। जो ड्रग्स हैं जैसे कि एनाल्जेसिक,
मॉर्फिन वो एक नेचुरल प्रोडक्ट है जो प्लांट से मिलता है, लेकिन वो इंटरेक्ट करता है मॉलिक्यूलर टारगेट में हमारी बॉडी में। और बहुत सारे जीनोम प्रोजेक्ट भी है जिन्होंने डीएनए को मैप किया है ह्यूमन के और बाकी लाइफ फॉर्म के। और न्यू फील्ड आया है प्रोटियोनॉमिक्स का, जिसमें न्यू प्रोटीन्स होते हैं जो कि पोटेंशियल टारगेट हो सकते हैं ड्रग के फ्यूचर में। देन इसी में ही नेक्स्ट आता है टारगेट स्पेसिफिसिटी एंड सेलेक्टिविटी बिटवीन स्पीसीज एंड विद इन द बॉडी। तो जो ज़्यादा सेलेक्टिव जो हमारी ड्रग होगी उसके टारगेट के लिए, तो उसकी कम चांस होगी कि वो इंटरेक्ट करेगी दूसरे टारगेट के साथ, और उसके अनडिज़ायरेबल साइड इफ़ेक्ट्स होंगे वो भी कम आने के चांसेस होंगे। जैसे कि एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स में जो बेस्ट टारगेट होते हैं चूज़ करने के लिए, वो होते हैं जो यूनिक होते हैं किसी पर्टिकुलर माइक्रोब के लिए और ह्यूमंस में नहीं होते। जैसे कि जो पेनिसिलिन होती है वो एक एंजाइम को टारगेट करती है जो कि सिर्फ बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस में होता है, वो ह्यूमंस में प्रेजेंट नहीं होता। देन इसमें लास्ट चीज़ आती है स्पेसिफिसिटी एंड सेलेक्टिविटी ऑफ टारगेट विद इन द बॉडी। तो जो सेलेक्टिविटी होती है ये उसके लिए भी इम्पोर्टेंट होती है, जो ड्रग एक्ट करती है टारगेट्स पे हमारी बॉडी के अंदर ही, और जो एंजाइम इनहिबिटर होते हैं वो सिर्फ उसी को ही इनहिबिट करे, टारगेट एंजाइम को, किसी और को नहीं। देन आता है इसमें टारगेटिंग ड्रग टू स्पेसिफिक ऑर्गन एंड टिश्यू। तो इसमें क्या होता है कि ये सेम ही बात है कि हम एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक रिसेप्टर जो है उसी पे ही ड्रग को टारगेट करें, स्पेसिफिक ऑर्गन पे या फिर स्पेसिफिक एरिया पे। क्योंकि जो कुछ रिसेप्टर होते हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते, लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं कुछ पर्टिकुलर टिश्यू में। जैसे कि जो बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं वो बीटा 1 जो होता है वो प्रिडोमिनेंट होता है हार्ट में, और जो बीटा 2 होता है वो लंग्स में। तो इस वजह से हम लोग इजीली वैसी ड्रग्स बना सकते हैं जो कि लंग्स पे एक्ट करे और उनका साइड इफ़ेक्ट कम हो हार्ट पे, एंड वाइस वर्सा। द थर्ड स्टेप इज़ आइडेंटिफिकेशन ऑफ बायोएसे और द टेस्ट सिस्टम। तो इसमें आता है चॉइस ऑफ बायोएसे। तो सबसे ज़रूरी है कि हमें राइट बायोएसे या फिर टेस्ट सिस्टम को चूज़ करना है ताकि हम सक्सेसफुल हो सके हमारी रिसर्च प्रोग्राम में। तो जो टेस्ट होता है वो सिंपल होना चाहिए, क्विक होना चाहिए और रेलेवेंट होना चाहिए, और बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं क्योंकि जिन्हें हमें एनालाइज करना होता है। ह्यूमन टेस्टिंग पॉसिबल नहीं होती इतनी अर्ली स्टेज पे, तो हमको या तो टेस्ट करना पड़ता है इन विट्रो या फिर इन वीवो। इन विट्रो क्या होता है कि जो हम आइसोलेटेड एंजाइम टिश्यू सेल्स या फिर रिसेप्टर पे करते हैं, और इसमें लाइव एनिमल्स नहीं होते। और जो एंजाइम इनहिबिटर्स होते हैं हम उन्हें ट्रीट कर सकते हैं प्योर एंजाइम से एक सोल्यूशन में। जैसे कि HIV प्रोटीएज जो है उसको हमने क्लोन किया हुआ है और एक्सप्रेस करते हैं हम उसे बैक्टीरियम इकोलाई में। और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी हुए हैं इस एंजाइम पे डिटरमाइन करने के लिए कि जो इनहिबिटर है वो कॉम्पिटिटिव है या फिर नॉन कॉम्पिटिटिव है, और हम IC50 वैल्यू भी डिटरमाइन करते हैं। जो इन वीवो टेस्टिंग होती है वो हम एनिमल्स पे करते हैं, जिसमें क्लिनिकल कंडीशन करते हैं हम एनिमल में प्रोड्यूस करने के लिए ऑब्जर्वेबल सिम्टम्स, यानी कि जो सिम्टम्स हमें दिखे उसके बाद हम ट्रीट करते हैं। जैसे कि चेक किया हमने नसेज के लिए, पहले हमने इन्फ्लेमेशन कर दी टेस्ट एनिमल पे, और फिर नसेज देके चेक किया कि ये इन्फ्लेमेशन को ट्रीट कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। देन आती है टेस्ट वैलिडिटी। जो वैलिडिटी होती है टेस्टिंग प्रोसीजर की वो इजी होनी चाहिए और क्लियर कट होनी चाहिए। जैसे कि जो एंटीबैक्टीरियल एजेंट है उसको हम टेस्ट करते हैं इन विट्रो, कैसे चेक करते हैं कि वो कितने अच्छे से बैक्टीरिया के सेल्स को मार रहा है। और या फिर हम एक लोकल एनेस्थेटिक के लिए भी कर सकते हैं इन विट्रो कि वो कैसे ब्लॉक करता है आइसोलेटेड नर्व टिश्यू के एक्शन को। देन इसमें आता है हाई थ्रूपुट स्क्रीनिंग और HTS। इसमें क्या होता है ऑटोमेटेड टेस्टिंग होती है लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स की वर्सेस लार्ज नंबर ऑफ टारगेट्स। तो हम इसमें बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड को टेस्ट करते हैं, और एक साथ हम 50 से लेके 30 से 50 बायोकेमिकल टेस्ट इसमें कर सकते हैं।
तो हमें इसमें इम्पॉर्टेंट होता है कि एक मेजरेबल इफ़ेक्ट दिखे, यानी कि जिसे हम डिटेक्ट कर सकें और मेजर कर सकें ऑटोमेटिकली, जैसे कि सेल की ग्रोथ हो गई, एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन हो गया जिसकी वजह से कलर चेंज हो गया, या फिर डिस्प्लेसमेंट हो गई रेडियो एक्टिवली लेबल्ड लिगेंड्स के रिसेप्टर से। और रिसेप्टर एंटागोनिस्ट को भी हम स्टडी कर सकते हैं मॉडिफाइड सेल का यूज़ करके, जिसमें टारगेट रिसेप्टर होते हैं सेल मेम्ब्रेन में, और जो डिटेक्शन होती है वो पॉसिबल होती है चेक करके कि कितनी इफेक्टिवली जो टेस्ट कंपाउंड है वो इनहिबिट कर रहा है बाइंडिंग ऑफ रेडियो लेबल्ड लिगेंड। देन फोर्थ स्टेज इज फाइंडिंग और जनरेशन ऑफ द लीड कंपाउंड। तो सबसे पहले कि लीड कंपाउंड होता क्या है, ये होता है एक प्रोटोटाइप कंपाउंड जिसमें कुछ अट्रैक्टिव करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे कि डिज़ायर्ड बायोलॉजिकल और फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटीज़, लेकिन इसमें अनडिज़ायरेबल करेक्टर्स भी हो सकते हैं, जैसे कि हाई टॉक्सिसिटी या कुछ बाकी अदर बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़, एब्जॉर्प्शन डिफ़िकल्टीज, इंसॉल्युबिलिटी, मेटाबॉलिज्म प्रॉब्लम। या हम कह सकते हैं प्रोटोटाइप को द कंपाउंड दैट शोज द डिज़ायर्ड फार्मास्यूटिकल एक्टिविटी, वो कंपाउंड जो हमें डिज़ायर्ड फार्मास्यूटिकल एक्टिविटी दिखाता है। इसमें आता है स्क्रीनिंग ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स, स्क्रीनिंग ऑफ सिंथेटिक कंपाउंड्स, एग्जिस्टिंग ड्रग्स स्टार्टिंग फ्रॉम नेचुरल लिगेंड और मॉड्यूलेटर्स। एक बार जब हमको टारगेट और टेस्टिंग सिस्टम पता होता है या हम उसे सेलेक्ट कर लेते हैं, तो हमारा क्या काम होता है कि हमको एक लीड कंपाउंड फाइंड आउट करना है। लीड कंपाउंड मैंने डिस्कस कर लिया क्या होता है। फिर हम इसमें करते हैं स्क्रीनिंग ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स। तो जो नेचुरल सोर्सेज होते हैं उनमें कुछ बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है, और जो कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल होता है उस एक्टिविटी के लिए उसको हम कहते हैं एक्टिव कंपाउंड या फिर प्रिंसिपल, जो कि एक्ट करता है लीड की तरह। जैसे कि एग्जांपल U-ट्री से हमें एंटी कैंसर एजेंट मिलता है। फिर हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं, स्क्रीनिंग नेचुरल की, प्लांट्स की, माइक्रोब, मेरीन एनिमल्स और एनिमल्स। तो प्लांट से हमें क्या क्या मिलता है, मॉर्फिन, क्विनीन, कोकेन, निकोटीन। देन माइक्रोबियल वर्ल्ड से सिफेलोस्पोरिन, टेट्रासाइक्लिन, एमिनो ग्लाइकोसाइड्स, क्लोरमफेनिकॉल। मेरीन वर्ल्ड से क्यूरेसिन ए, डोलोस्टैटिन, ब्रायोस्टैटिन। और एनिमल सोर्स से एपीबैटिटीन, जो कि एक पोटेंट एनाल्जेसिक है जो हमें मिलती है स्किन एक्सट्रैक्ट ऑफ एक्वाडोरियन पॉइजन फ्रॉग। देन इसमें आता है स्क्रीनिंग ऑफ सिंथेटिक कंपाउंड लाइब्रेरीज। तो बहुत थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड्स हैं जो कि सिंथेसाइज ऑलरेडी हो चुके हैं कंपनी से, वो जो कि लीड की तरह काम करते हैं। तो उनको हम स्टोर करके रखते हैं कंपाउंड लाइब्रेरीज़ में, जो कि अवेलेबल होते हैं टेस्टिंग के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल आइसोनियोजेड और क्विनोलोन 3-कार्बोक्सामाइड एक्टिव कंपाउंड्स है जो कि सिंथेटिक इंटरमीडिएट से मिले हैं। देन एग्जिस्टिंग ड्रग्स में आती है हमारी मीटू ड्रग्स जो होती है, ये भी ऑफ़र कर सकती है इम्प्रूवमेंट ओरिजिनल ड्रग से भी ज़्यादा। तो जो कंपनीज़ होती हैं वो यूज़ करती है ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड ड्रग को लीड की तरह, उसका स्ट्रक्चर को मॉडिफाई कर देती है, उसकी प्रॉपर्टीज़ इस वजह से इम्प्रूव हो जाती है। जैसे कि कैप्टोप्रिल को चेंज करके हमने बनाया था लिसिनोप्रिल। देन इसमें नेक्स्ट आता है कि एनहांसिंग साइड इफ़ेक्ट। जो कुछ ड्रग्स होती है एग्जिस्टिंग, वो अनडिज़ायरेबल साइड इफ़ेक्ट देते हैं, उसको हम अनदर एरिया ऑफ मेडिसिन में यूज़ कर सकते हैं। तो वो जो ड्रग होता है वो लीड ड्रग की तरह एक्ट करता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइड इफ़ेक्ट। तो इसमें हमारा एम क्या होता है कि हम उस साइड इफ़ेक्ट को एनहांस करें जो कि डिज़ायर्ड है, और एलिमिनेट कर दे बाकी की बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़। और हम इसको यूज़ कर सकते हैं विद आउट मॉडिफिकेशन, बिना मॉडिफिकेशन की भी हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो साइड इफ़ेक्ट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। जैसे कि एंटी इम्पोर्टेंस ड्रग सिल्डेनाफिल जो थी, इसको हमने पहले वैसोडाइलेटर की तरह यूज़ किया था एंजाइना और हाइपरटेंशन के लिए, लेकिन ये हार्ट में ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं थी, इसलिए फिर हमने इसको यूज़ किया इरेक्टाइल डिसफंक्शन और सेक्सुअल इम्पोर्टेंस के लिए। और जो सल्फोनामाइड्स थी उनको हम यूज़ करते थे एंटी बैक्टीरियल एजेंट की तरह, लेकिन वो कुछ जो थी क्लिनिकली यूज़ नहीं कर पाते थे हम उन्हें, क्योंकि उसमें कन्वल्सिव साइड इफ़ेक्ट होते थे जो कि आते थे बाय हाइपोग्लाइसीमिया, यानी कि लेस ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड। तो ये जो अनडिज़ायरेबल साइड इफ़ेक्ट था एंटी बैक्टीरियल एजेंट का, लेकिन
वो रिड्यूस कर पा रहा था ब्लड ग्लूकोज लेवल को, तो हमने उसे फिर डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया। देन इसमें लास्ट आता है स्टार्टिंग फ्रॉम द नेचुरल लिगैंड और द मॉड्यूलेटर। तो जो नेचुरल लिगैंड होते हैं रिसेप्टर के लिए, कुछ नेचुरल ट्रांसमीटर जैसे कि एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन, उनको हमने यूज़ किया था स्टार्टिंग पॉइंट के लिए फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एड्रेनर्जिक अल्फा एगोनिस्ट जैसे कि साल्ब्यूटामॉल और टॉलब्यूटामाइड, और 5 सेरोटोनिन को हमने यूज़ किया था स्टार्टिंग पॉइंट की तरह 5-HT1 एंटागोनिस्ट स्यूमाट्रिप्टेन के लिए। और जो नेचुरल मॉड्यूलेटर्स को हम यूज़ करते हैं एज लीड कंपाउंड, उसमें क्या आते हैं, जो नेचुरल या फिर एंडोजीनस केमिकल्स होते हैं जो कि मॉड्यूलेटर की तरह एक्ट करते हैं, वो लीड की तरह एक्ट कर सकते हैं। जैसे कि बेंजोडाइजेपीन जो है वो सिंथेटिक कंपाउंड्स है जो मॉड्यूलेट करती है गाबा रिसेप्टर को बाइंड करके एलोस्टेरिक बाइंडिंग साइट पे। देन आ जाती है स्टेजेस ऑफ ड्रग डेवलपमेंट, जो कि होती है प्री क्लिनिकल और क्लिनिकल। प्री क्लिनिकल वाली क्या होती है, जो कि हम एनिमल्स पे परफॉर्म करते हैं, और ये स्टेज होती है रिसर्च के बिटवीन ड्रग डिस्कवरी और क्लिनिकल डेवलपमेंट के। और क्लिनिकल वाले में आ जाते हैं हमारे 4 फेजेस। देन जो क्लिनिकल डेवलपमेंट के फेजेस जो होते हैं उसमें हमारे 5 आते हैं। फेज़ 0 माइक्रोडोजिंग, जिसमें हम फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, और ये बिफोर फेज़ 1 होता है और इसमें 10 to 12 लोगों पे किया जाता है। फर्स्ट वाले में आता है फार्माकोलॉजी, मतलब इसे कहते हैं फार्माकोलॉजी। सेकंड को एक्सप्लोरेटरी, थर्ड कंफर्मेटरी, और फोर्थ पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस, जैसे कि 0 वाले को हम कहते हैं माइक्रोडोजिंग। तो इसमें हम देखते हैं फर्स्ट में सेफ्टी, ये 6 से 12 मंथ्स के लिए होता है 20 to 100 हेल्दी वॉलंटियर्स पे। सेकेंड वाला सेफ्टी प्लस एफिकेसी 6 मंथ्स से कुछ ईयर्स के लिए 100 से 300 पेशेंट्स पे। कंफर्मेटरी वाले होते हैं सेफ्टी एफिकेसी बताते हैं अप टू 5 इयर्स 300 से 3000 पेशेंट पे। और जो पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस होती है इसमें डाटा कलेक्ट करते हैं हम, इसमें कोई भी फिक्स ड्यूरेशन नहीं होती और ये कंज्यूमर्स पे की जाती है। That's all for now. Thank you. We will soon meet with the next part of this video.